हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हु तू तू। अब ये ऐसा अजीब सा नाम क्यों है इस चैप्टर का? क्योंकि ये जो नाम है हु तू ये है कबड्डी का दूसरा नाम। अब ये कबड्डी क्या है? कबड्डी है एक स्पोर्ट, एक खेल का नाम, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब क्या होते हैं? स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं। उसी तरीके से कबड्डी भी क्या है? एक स्पोर्ट है और उसी का एक नाम क्या है? हु तू। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन, यानी हम देखेंगे कि एक स्कूल में कुछ गर्ल्स जो हैं वो क्या खेल रही हैं? वो खेल रही हैं कबड्डी, और हमें उसके थ्रू थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा कि एग्जैक्टली इस गेम में क्या होता है। और फिर हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम बिगिन करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। Who tutu, who tutu, who tutu, who tutu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly. अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि दो टीम्स हैं, एक है टीम 1 या टीम A और दूसरी है टीम 2 या फिर टीम B। और टीम A में कुछ प्लेयर्स होंगे। प्लेयर्स माने जो खिलाड़ी होते हैं। जैसे हम कुछ गेम खेल रहे होते हैं अपने घर के बाहर या अपने स्कूल पर प्लेग्राउंड में, तो हमारी क्या होती हैं? कुछ टीम्स होती हैं, और उस टीम्स में जो भी लोग खेल रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेयर्स, यानी खिलाड़ी। तो ऐसे ही इस स्कूल में भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है जिसमें क्या है? 2 टीम्स हैं। टीम 1 में कुछ प्लेयर्स हैं और टीम 2 में भी कुछ प्लेयर्स हैं। तो हमें क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोई ये टीम है। सपोज हम ले लेते हैं कि ये टीम बी है। टीम बी में से कोई बोल रहा था All the girls on one side shouted loudly. इस टीम के कुछ गर्ल्स जो हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। क्या? आउट 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 आउट, यानी कि जो सामने वाली टीम है यानी टीम ए, वो हो क्या गई है? आउट ऑफ द गेम, यानी वो हार चुकी है। हु तू होल्ड फ्रॉम हेयर। दूसरी टीम का जो ये मेंबर है वो बोल रहा है उसे यहाँ से पकड़ो, यानी होल्ड फ्रॉम हेयर। Hold from the leg, the leg, hold her leg। अब ऐसे रिपीटेड क्यों है? क्योंकि ये है एक स्टोरी जिसमें वो लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है गेम को लेके कि वो अपनी टीम को समझा रहे हैं कि उसको पकड़ो। कहाँ से? उसके पैर पकड़ो। ऐसा क्यों? ये हम आगे की स्टोरी में अभी देखते हैं। वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। तो उसी की टीम की मेंबर में एक लड़की का क्या नाम है? वसुधा, और वो अपनी टीम की प्लेयर वसुधा को कह रहे हैं कि यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर, यानी तुम यहाँ आओ और उसको यहाँ से पकड़ो। हम कह सकते हैं कि ये जो टीम है ये क्या है? पर्पल ड्रेस सेम है, ये एक टीम है और ये जो है दूसरी टीम है। तो दूसरी टीम का ही कोई प्लेयर जो है वो वसुधा को कह रहा है कि तुम इधर आओ और तुम जो प्लेयर है सामने वाला उसको यहाँ से पकड़ो। Hey, make sure that Shamla's hand does not touch the line. अब उसी टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपनी टीम के एक मेंबर को कह रहे हैं कि ध्यान रखना कि श्यामला जो है वो क्या ना कर पाए, वो जो लाइन है उसको टच ना कर पाए। अब ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? ये है कि दो टीम्स जो है वो गेम खेल रही हैं, जिस गेम में एक टीम जो है वो दूसरी टीम की जो गर्ल है जो क्या है? श्यामला, उसको पकड़ के उन्होंने रखा है ताकि वो जो लाइन है, जो उनके ग्राउंड पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसको टच ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टीम की प्लेयर को उन्होंने होल्ड करके रखा है, उन्होंने पकड़ के रखा है, अगर उसने उस लाइन को टच कर दिया तो उनकी टीम क्या होगी? हार जाएगी, आउट हो जाएगी। और जो प्लेयर जिसे उन्होंने पकड़ के रखा था, यहाँ कौन है? यहाँ पर है श्यामला। अगर उसने उस लाइन को टच कर दिया तो श्यामला की टीम जीत जाएगी।
होल्ड हर हैंड। अब क्योंकि उसे जो गर्ल्स हैं, जो उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको पकड़ के रखा है, किसको, श्यामला को, तो जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि उसके हाथ को भी पकड़ो, क्योंकि हाथ से ही तो वो लाइन को टच करेगी, तो वो लाइन को टच ना कर पाए, इसीलिए जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं उन्हें बोल रहे हैं कि उसे हाथ से भी पकड़ो। ओह शी हैज टच्ड, दूसरी टीम ने क्या बोला कि श्यामला ने तो लाइन को टच कर दिया, जो लाइन थी उसको टच कर दिया। और ये लाइन टच करने का मतलब क्या हुआ कि श्यामला की टीम जीत गई। शी हैज टच्ड इट, उसने उस लाइन को छू लिया। आउट आउट आउट, ऑल आउट, यानी श्यामला को जिस टीम के मेंबर्स ने पकड़ के रखा था वो सारे मेंबर्स क्या हो गए, आउट हो गए, गेम से बाहर हो गए। हो योर टीम इज ऑल आउट। श्यामला की टीम की ही एक मेंबर ने सामने वाली टीम को बोला कि ये तुम्हारी टीम बाहर हो गई और हम जीत गए। What are these girls doing? अब इस स्टोरी से हमें क्या समझ आया कि ये गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये टीम में कुछ तो गेम खेल रही हैं जिसमें सामने वाली टीम आपकी टीम के प्लेयर को लाइन टच करने से रोकती है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं और दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। और वो क्या कर रहे हैं, उनकी टीम चिल्ला रही है आउट आउट आउट, यानी आपकी टीम बाहर हो गई, हार गई। इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। इसलिए हमें ये तो पक्का हो गया है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक गेम खेल रहे हैं। What do you call this game? अब इस गेम को exactly बोलते क्या हैं, जिसमें गर्ल्स बार बार क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी हु तू, यानी इस गेम में जितने भी प्लेयर्स थे वो जब गेम खेल रहे थे तो बार बार वो हु तू बोलते जा रहे थे। तो ये कौन सा गेम है और इस गेम का नाम क्या है? चेड़ू गुड्डू, हु तू, शू किटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। यानी इस गेम का नाम क्या है, या तो चेड़ू गुड्डू, इस गेम को हम ये बोलते हैं, कुछ जगहों पे हम हु तू बोलते हैं, कुछ जगहों पे हम शू किटकिट बोलते हैं, कुछ जगहों पे हाडूडू बोलते हैं, और जिस नाम से हम इस गेम को जानते हैं वो क्या है, कबड्डी। तो हम क्या देखते हैं, जब भी आपने कोई कबड्डी का गेम देखा हो तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो बार बार कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं। तो जिस प्लेसेस में कबड्डी का नाम जो है वो हु तू है, वहाँ पर वो लोग बार बार हु तू बोल के ही गेम को खेलते हैं। इसीलिए हमें क्लियर हो गया कि श्यामला और जो सामने वाली टीम थी बार बार वो लोग हु तू क्यों बोल रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग गेम खेल रहे हैं जिस गेम का नाम क्या है, कबड्डी। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. क्या करना पड़ता है अब, जो सामने वाली टीम है और ये इधर टीम जिसमें कौन है, श्यामला। अब श्यामला इस टीम से खेल रही थी और इस टीम के कितने, 6 गर्ल्स ने श्यामला को पकड़ के रखा था। तो जब कोई इस गेम को ऐसे खेलते हुए देखेगा तो उसे यही लगेगा कि क्योंकि 6 लड़कियों ने सामने वाली लड़की को पकड़ के रखा है तो ऑब्वियसली श्यामला को तो आउट हो जाना चाहिए, उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि 6 गर्ल्स के मुकाबले एक गर्ल क्या कर पाएगी, कुछ भी नहीं। तो उनको भी क्या लगा, जो लोग भी इस मैच को देख रहे थे, कि श्यामला है एक टीम मेंबर और दूसरी टीम के 6 प्लेयर्स क्या कर रहे थे, श्यामला को होल्ड करके उन्होंने रखा था, उसको घेर लिया था। तो जितने भी लोग ये मैच देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि श्यामला तो आउट हो जाएगी। Somebody caught her legs, जो 6 गर्ल्स जिन्होंने श्यामला को पकड़ के रखा था, किसी ने उसके पैर पकड़ के रखे थे,
somebody her arms, किसी ने उसके हाथों को पकड़ के रखा था, while one girl caught her by the waist, और एक लड़की ने श्यामला को वेस्ट से यानी कमर से भी पकड़ के रखा था। बट श्यामला was not the one to give up, बट श्यामला क्या थी, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो गिव अप कर देती, जो हार मान जाती। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं जीत जाऊं। She dragged herself and managed to टच द लाइन इन द सेंटर। और श्यामला ने क्या किया कि 6 गर्ल्स ने उसको पकड़ के रखा था, फिर भी उसने क्या किया, वो अपने आप को ड्रैग कर रही थी, वो खिसक खिसक के उस लाइन को उसने टच कर लिया और श्यामला क्या हो गई, जीत गई। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were होल्डिंग her। हमें पता है कि जब श्यामला खेल रही थी तो 6 गर्ल्स थी जिन्होंने श्यामला को पकड़ के रखा था, उसको घेर के रखा हुआ था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। तो सारी की सारी जो 6 गर्ल्स थी वो उस टीम की आउट हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि कबड्डी में जो भी टीम मेंबर होता है, जो क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी जिसे अपनी लाइन को टच करना है, और सामने वाली जो टीम होती है उसके कितने भी मेंबर्स, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या करके रखा था, श्यामला को पकड़ के रखा था। तो अगर ये टीम मेंबर लाइन को छू लेता है तो जितने भी लोग सामने वाली टीम से उस मेंबर को पकड़ के रखे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 मेंबर्स ने श्यामला को पकड़ के रखा था, इसलिए क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर लिया तो बाकी के बाकी जो 6 मेंबर्स थे वो सब के सब आउट हो गए। बट रोजी आर्ग्यूड। अब जो सामने वाली टीम जिसके मेंबर्स हार गए थे वहां से एक लड़की थी रोजी, उसने क्या किया, उसने बहस की कि श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि श्यामला जब हुतूतू बीच में बोल रही थी तो उसने क्या किया था, एक बार सांस ले ली थी। अब कबड्डी में आपको जब तक आपका गेम चलता रहता है तब तक बिना सांस लिए आपको बार बार लगातार कबड्डी 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 या हुतूतू बोलना पड़ता है। तो रोजी क्या बोल रही थी कि श्यामला ने एक बार बीच में सांस ले ली थी, इसीलिए वो आउट है, वो जीती नहीं है। सो द टीम वॉज नॉट आउट। तो मेरी टीम जो है वो नहीं हारी है, बल्कि श्यामला जो है वो हार गई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। अब श्यामला रोजी को कह रही थी कि ये बिल्कुल गलत है, मैंने एक बार भी बीच में सांस नहीं ली और मैं जीती हूँ। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। वो बोल रही थी कि अगर मैंने सांस ली भी है बीच में तो आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे पकड़ के क्यों रखा था, उन्होंने उसी वक्त मुझे छोड़ के ये क्यों नहीं बोल दिया कि आपकी टीम तो आउट है। इसका मतलब रोजी जो है वो झूठ बोल रही थी कि उसकी टीम नहीं जीती है। क्यों? क्योंकि श्यामला ने सांस ले ली थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, और श्यामला और रोजी की टीम में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, आर्ग्यूमेंट होने लगा। पर फाइनली रिजल्ट क्या हुआ कि श्यामला वन, कि श्यामला जो है वो जीत गई थी। तो हमें इस पूरी स्टोरी में क्या समझ आ रहा है कि 2 टीम्स हैं, एक है रोजी की टीम, एक है श्यामला की टीम। रोजी की टीम के 6 मेंबर्स ने श्यामला को क्या करके रखा था, होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, और श्यामला ने लाइन को टच कर लिया, उसने हार नहीं मानी और उसने फाइनली लाइन को टच कर लिया। इसीलिए जिन 6 मेंबर्स ने उसको होल्ड करके रखा था वो सब के सब क्या हो गए, आउट हो गए, यानी रोजी की टीम आउट हो गई और श्यामला की टीम जीत गई। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? अब हमें ये पता है कि हर स्पोर्ट में जो टीम प्लेयर्स होते हैं उनका नंबर जो है वो चेंज होता जाता है। क्रिकेट की टीम में अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं, फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं। तो हर स्पोर्ट्स के हिसाब से
टीम में कितने प्लेयर्स होंगे वो चेंज होते हैं, उनका एक रूल फिक्स्ड है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? सो व्हेन वी प्ले कबड्डी, जब हम कबड्डी खेलते हैं, देयर आर 12 प्लेयर्स इन अ टीम। कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं, वेयर 7 प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड, जिन्हें हम कहते हैं स्टार्टिंग 7, यानी टोटल होते हैं 12 प्लेयर्स, जिसमें से 7 प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं, यानी पहले ग्राउंड पे जाके वो खेलते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट हैं, यानी ये स्टार्ट कर रहे हैं गेम को, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग 7। और बाकी कितने बचे? 12 - 5 4 7 इज 5। तो 5 प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब कि कभी ऐसा हो जाए कि जो ये 7 प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी प्लेयर बीमार हो जाए या उसे चोट लग जाए, तो उनकी जगह आके कौन खेलता है? इन 5 प्लेयर में से उनमें से किसी भी 1 या 2 प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और क्या होता है? ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी एक प्लेयर की जगह दूसरी प्लेयर को ले आते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। यानी 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल, उसमें से 7 प्लेयर्स आके स्टार्ट करते हैं गेम को खेलते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं स्टार्टिंग 7। और जो बचे हुए 5 प्लेयर्स हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी अगर किसी को चोट लग जाए तो इस 5 में से हम उस प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। How many players got out when श्यामला touched the line? अब श्यामला ने जैसे ही लाइन को टच किया, कितने प्लेयर्स हैं आउट हो गए थे? हमें पता है कि 6 गर्ल्स ने श्यामला को होल्ड करके रखा था, और जितने प्लेयर्स आपको होल्ड करके रखते हैं कबड्डी में, लाइन टच करने के बाद वो सारे के सारे प्लेयर्स क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। तो 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। इसीलिए जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो 6 प्लेयर्स थे जो आउट हो गए थे। डू यू हैव एनी वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स? हमसे क्या बोल रहे हैं कि कभी गेम्स के दौरान झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? तो हमने क्या देखा था कि रोजी जो है वो श्यामला की टीम से क्या कर रही थी? बहस कर रही थी, आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मेरी टीम जीती है, आपकी टीम नहीं जीती। फिर इसे सॉल्व कैसे किया? श्यामला ने उसे समझाया कि अगर मैंने बीच में सांस ली भी थी तो आपके टीम मेंबर्स ने तभी क्यों नहीं बोल दिया कि श्यामला और उसकी टीम आउट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें सामने वाली की जो बात है उसे अच्छे से सुनना चाहिए कि वो किस बात पे बहस कर रहा है, और फिर हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी टीम राइट है, कौन सी टीम रॉन्ग है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि गेम्स में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे? येस, वी हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। किसी भी गेम में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी झगड़ा होता है तो उसे सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कैसे? वी स्टे काम, हम शांत रहते हैं, एंड लिसन टू बोथ द साइड्स, और दोनों टीम्स जो हैं उनकी बातें बारी बारी से शांत मन से हमें सुननी चाहिए, एंड ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जो भी 2 टीम्स हैं उस टीम में से जो भी इनके ऊपर बहस हो रही है कि इस बात पे कि इस टीम को आउट कीजिए, ये टीम का मेंबर इसने रूल तोड़ा है, जो भी बात है उसे शांति से हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। वी शुड लिसन कामली, और उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम नहीं जीती। चैप्टर हु तू तू में आगे का पार्ट। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी स्टोरी देख ली है। अब हम देखेंगे द गेम ऑफ कबड्डी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा चैप्टर किसके ऊपर है? हमारा चैप्टर है एक गेम के ऊपर, एक खेल के ऊपर, जो कि क्या है? कबड्डी। तो हम देखेंगे कबड्डी के बारे में और क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। हमने क्या देखा था कि कबड्डी का गेम क्या था कि कुछ गर्ल्स दूसरी गर्ल्स को पकड़ के उन्होंने रखा था, फिर वो गर्ल अपने आप को आगे खिसका के खींच के क्या कर रही थी? लाइन को टच कर रही थी। तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी तो हो गया है कि ये गेम खेलना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और ताकत की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि श्यामला एक अकेली
सिंगल लड़की वहां पर क्या कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि 6 गर्ल्स ने उसको होल्ड करके रखा था, तो वो उनसे बच के क्या कर पाए, लाइन को टच कर पाए। तो ये इजी बात नहीं है। तो पुशिंग एंड पुलिंग यानी खींचना, पुशिंग और पुलिंग, पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना। तो खींचा तानी का क्या है, ये एक गेम है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। और बार बार दूसरी टीम क्या कर रही थी, अपनी टीम के मेंबर्स को समझा रही थी कि यहाँ आओ वसुधा, यहाँ से उसको पकड़ो, उसके हाथ पकड़ो, उसके पैर पकड़ो। तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसमें शाउटिंग होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली होती है। ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को, क्योंकि श्यामला खींच रही है तो वो जब अपने आप को आगे खींचेगी तो हो सकता है जो 6 गर्ल्स उसको पकड़ के रख चुके हैं वो भी गिर जाएं, या फिर ये 6 गर्ल्स जब श्यामला को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो श्यामला को भी इसमें चोट लग सकती है। तो ये क्या है, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी खींचातानी में ग्राउंड पे वो गिर भी सकते हैं। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स। ये गेम कैसा है, रफ गेम है। रफ गेम क्यों, मतलब इसमें कभी भी कोई भी खींचातानी हो सकती है, कोई गिर सकता है, लग सकती है, यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, एक रफ गेम है, पर इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि कबड्डी में हमें बस कबड्डी कबड्डी बोलना है और सामने वाले को पकड़ के रखना है ताकि वो लाइन को छू ना पाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टीम्स को कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए ये गेम भले ही रफ है, खींचातानी वाला गेम है, चोट लग सकती है, पर इसमें भी बहुत सारे रूल्स क्या फॉलो होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब ये गेम ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और हमारी बहुत ज़्यादा कसरत भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई पकड़ रहा है और हमें उनसे बच के लाइन को टच करना है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता है खेलने में, पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी हो जाती है, दिमाग की भी, आइज़ की भी, हमारी पूरी बॉडी की भी, कि हमें पूरा समझना पड़ता है कि किसने हमें हाथ से पकड़ा हुआ है, पैर से पकड़ा हुआ है, हमें किस वक्त आगे जो है अपने आप को पुश करना है और लाइन को टच करना है। तो मज़ा तो बहुत आता है, पर हमारी एक्सरसाइज यानी कसरत भी बहुत हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम। अब ये एक्सरसाइज क्यों है, क्योंकि होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग, जब हम भागते हैं तो वैसे ही हमारी सांस जो है वो थोड़ी रुक जाती है, हम ऐसे हो जाते हैं, तो हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है। पर कबड्डी में क्या होता है, भागते भागते ही, अपने आप को बचाते बचाते ही आपको कबड्डी 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 एक ही सांस में बोलते रहना है। और ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, यानी भागना भी है, कबड्डी कबड्डी भी बोलना है एक ही सांस में, और दूसरी टीम के प्लेयर को टच करके दूसरी तरफ भागना भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कबड्डी में हम कैसे खेलते हैं, सपोज मेरी टीम है और मैं खेलने गई हूँ हमारी टीम से, दूसरी टीम जो है आपकी टीम है, तो आपकी पूरी टीम जो 7 प्लेयर्स है वो खड़े रहेंगे, मैं आपकी टीम की तरफ आऊँगी, एक प्लेयर को टच करके मुझे भागना है, तो मैं आपके प्लेयर को टच करके दूसरी तरफ भागूंगी, उतने में हो सकता है आप मुझे पकड़ लें, और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत आराम से आगे निकल जाऊं। अगर मैं आगे निकल जाती हूँ लाइन के तो मैं जीत गई। अगर आप मुझे होल्ड कर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो मैं क्या करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइन तक पहुँच पाऊँ, और इस बीच में मुझे कबड्डी कबड्डी बोलना नहीं छोड़ना है, एक ही सांस में मुझे कबड्डी कबड्डी भी बोलना है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करते हैं ना, इसीलिए क्या बोल दिया कि मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि ये गेम है, पर क्या है, ये एक एक्सरसाइज भी है, हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा कसरत भी हो जाती है। So many things to do in कबड्डी। एक गेम में हमें इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि हमें क्या करना है, भाग के दूसरी तरफ जाना भी है, कबड्डी कबड्डी भी बोलना है, सामने वाली टीम के प्लेयर को छूकर दूसरी तरफ भागना भी है, और अपने आप को जिताने के लिए दूसरी तरफ आराम से भाग जाए, या तो फिर लाइन को टच करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी सारी चीज़ें किस में होती हैं, गेम ऑफ कबड्डी में।
यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। और ये जो सारे रूल्स हैं गेम के वो आप तभी फॉलो कर सकते हो जब क्या आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप अपनी एक ही सांस में बार बार कबड्डी कबड्डी बोलते जाओ। अगर आपने एक बार भी सांस ले ली और कबड्डी कबड्डी बोलना भूल गए तो जो आपने इतनी सारी मेहनत करी उसका कोई मतलब नहीं होगा, आप हो जाओगे आउट। तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें कबड्डी के गेम में हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, इतने सारे रूल्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल क्या है, यही है एक ही सांस में बार बार कबड्डी कबड्डी बोलना। और आप इस चीज़ को अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हो। क्या करो आप अपने घर पे थोड़ी देर भागो, तो क्या होगा, आप थोड़ा थक जाओगे, आपको सांस लेने में थोड़ी इशू होगी, उसी वक्त आप क्या करो, कबड्डी 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 बोलने की कोशिश करो। अब आप देखो कि एक ही सांस में मैं कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल पा रहा हूँ। तो आपको समझ आएगा कि ये रूल फॉलो करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है और इस वजह से ही बहुत सारे प्लेयर्स तो आउट हो जाते हैं। पर कुछ प्लेयर्स होते हैं श्यामला जैसे, जो क्या कर पाते हैं, कबड्डी कबड्डी एक सांस में बोल भी पाते हैं और भले ही उनको 6 प्लेयर्स ने घेर रखा हो फिर भी वो अपने आप को बचाकर लाइन को टच करते हैं और अपनी टीम को जिता देते हैं। तो हमें समझ आ गया है कि कबड्डी एग्जैक्टली खेलते कैसे हैं, उसके रूल्स क्या हैं और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना। You need to use both your mind and body in this game। क्या बोल रहे हैं कि इस गेम में आपको दोनों क्या अपनी पूरी बॉडी और अपना माइंड, अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दूसरी टीम के प्लेयर्स को टच करने भी जाओगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मैं कौन से प्लेयर को टच करके भाग जाऊंगा तो सामने वाली टीम मुझे पकड़ नहीं पाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, दिमाग का खेल हुआ, अपने माइंड यूज़ किया। उसके बाद आप जब रनिंग कर रहे हो, आप कबड्डी कबड्डी बोल रहे हो बीच में, तो क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हो। तो इस गेम में आपको बॉडी और माइंड दोनों को ही बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है। आपको अपनी बॉडी से रनिंग, कबड्डी बोलने में इसमें पूरी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसके अलावा आपको अपना माइंड यूज़ करके, दिमाग यूज़ करके ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैं किस प्लेयर को टच करके भागूं और अगर उन प्लेयर्स ने मुझे पकड़ भी लिया तो मैं कैसे, कितनी कोशिश करूं कि मैं लाइन को टच कर जाऊं। You have to use your strength to pull or stop the players। अब आपको आपकी स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत किस चीज़ में यूज़ करनी है, पहला to pull, यानी कि अगर आपके जो सामने वाले प्लेयर्स हैं उन्होंने आपको पकड़ के रखा है तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे होगे। दूसरी टीम क्या कर रही होगी, आपको खींच रही होगी, अपनी तरफ पुल कर रही होगी कि आप लाइंस पे टच ना कर पाओ। यानी जो दूसरी टीम है वो आपको लाइन से क्या कर रही होगी, पुल कर रही होगी पीछे की तरफ कि आप लाइन को टच नहीं कर पाओ। तो आपकी ताकत कहाँ लगती है, जब आप सामने वाली टीम के प्लेयर को पुल कर रहे होते हो, अपनी तरफ खींच रहे होते हो। और कहाँ लगती है, स्टॉप द प्लेयर्स। और आप क्या कर रहे होते हो, जो अपने आप को बचा रहा होता है वो जो बाकी प्लेयर्स उसको पकड़ के रखे हैं उन प्लेयर्स से क्या कर रहा होता है, अपने आप को बचा रहा होता है। तो वो कैसे करेगा, वो अपनी पूरी बॉडी की ताकत लगा के लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत कबड्डी के गेम में कहाँ यूज़ करनी पड़ती है, जब हमने किसी प्लेयर को पकड़ा हुआ है अपनी तरफ पुल करने में हमारी ताकत लगती है। दूसरा, जिस प्लेयर को पकड़ा हुआ है उस प्लेयर की ताकत किस में लगती है, अपने आप को प्लेयर से बचाने की कोशिश करने में, ताकि हमारी टीम जीत जाए। तो हमें क्लियर हो गया है कबड्डी में क्या होता है, एक तो एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। दूसरी बात, हमें सामने वाली टीम का जो प्लेयर आया है, जो खेल रहा है, उसको पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि लाइन टच करने से रोक पाए। तीसरा, जो प्लेयर खेलने आया था सामने वाली टीम से, वो कोशिश करता है कि मुझे जो ऑपोजिट टीम है वो रोक ना पाए, और अगर रोक भी ले तो मैं अपने आप को बचा लूँ और लाइन को टच कर दूँ। At the same time, you have to think about how to enter the other side।
अब जब आप क्या कर रहे हो, दूसरी साइड पे अपनी जो ऑपोजिट टीम है उसके पास जैसे ही लाइन क्रॉस करके जाते हो और उनको टच करने, तो वो पूरा जो कैलकुलेशन है वो भी आपको दिमाग लगा के करना पड़ता है कि कब मैं लाइन क्रॉस करके एंटर करूं, कब प्लेयर को टच करूं ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। तो आपको उसी वक्त, इस एक ही वक्त में आपको सब कैलकुलेट करना पड़ता है। मुझे कबड्डी कबड्डी भी बोलना है, प्लेयर को टच भी करना है, भागना भी है, लाइन को टच करके जीतना भी है। तो उसी वक्त हम सारी चीजें कर रहे होते हैं। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। अब इतने सारे प्लेयर्स जो होंगे खड़े होंगे, कितने, 7 प्लेयर्स। 7 प्लेयर्स में से आपको देखना पड़ेगा किस प्लेयर को टच करूंगा तो जल्दी से अपनी टीम की तरफ भाग जाऊंगा और मेरी टीम जीत जाएगी। तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सी टीम को हम टच करेंगे जिससे जल्दी से मैं भाग जाऊं और मैं जीत पाऊं। इफ यू गेट कॉट, और गलती से अगर सामने वाली टीम आपको पकड़ लेती है, जैसे कि रोजी की टीम ने श्यामला को पकड़ लिया था, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। तब आपका दिमाग कहाँ लग जाता है कि अब मैं क्या करूं कि मैं लाइन को टच कर पाऊं, जो सेंटर में, जो बीच में लाइन है उसको टच कैसे कर पाऊं, उसमें फिर हमारा पूरा कैलकुलेशन जाता है। तो कबड्डी का गेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ तो लगती ही है, आपकी बॉडी की ताकत तो लगती ही है, साथ में आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा यूज़ आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगर आप अगली बार कभी कबड्डी खेलते हो, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। तब आपको क्या करना चाहिए, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पे, पैरों पे और किस पे, अपनी आंखों पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईज से आप देख के कैलकुलेट कर पाओगे लाइन कहाँ है, प्लेयर्स कहाँ हैं, और हाथ और पैरों से आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपने आप को ड्रैग कर पाओगे, अपने आप को खींच पाओगे कि मैं उस लाइन पे पहुंच जाऊं। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स। आप ये देखोगे कि हमारी आंखों में, हाथ में और पैरों में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल की हमको ज़रूरत होती है कि हम इन तीनों को एक साथ राइट टाइम पे यूज़ कर लें अगर, तो हम कबड्डी में आराम से जीत सकते हैं। जैसे श्यामला अपनी टीम को जिताने में पूरी क्या हुई, सफल हुई, सक्सेसफुल हुई। कैसे? क्योंकि उसकी आंखों का, हाथ का और पैरों का कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिल्कुल परफेक्ट था। हु तू तू चैप्टर में आगे का पार्ट। आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब ये कौन है? ये है बहुत ही वेल नोन, जानी मानी हमारी इंडिया की एक स्पोर्ट्स प्लेयर, एक गेम खिलाड़ी। और वो क्या खेलती हैं, उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं, वो कहाँ से हैं, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी टॉपिक में। इसके पहले कि हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ। हमसे क्या बोला है कि अपनी सांस जो है वो रोकने की कोशिश कीजिए। एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, यानी एक ही सांस में कोशिश कीजिए कि आप क्या बोले, कबड्डी 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 ऐसे बोलते जाएं। किसमें? एक ही सांस में, याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। तो आप अभी नॉर्मली खड़े हैं और आपने एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना स्टार्ट किया। आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि मैं एग्जैक्टली कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल पाया। फिर आप इस आंसर में क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे कि मैंने इतनी बार जो है कबड्डी कबड्डी एक ही सांस में बोलने की कोशिश की। I could hold my breath and say कबड्डी कबड्डी। मैं अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलने में कितनी बार सक्सेसफुल हुआ? About 20 to 25 टाइम्स, यानी 20 से 25 बार मैं बोल पाया क्या, एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी। अगर आप इससे कम बोल पाए या इससे ज़्यादा बोल पाए हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर दोगे। मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया है कि मैं अगर एक बार में सांस रोक के कबड्डी कबड्डी बोलती हूँ तो 20 से 25 बार मैं बोल पाती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम नॉर्मली खड़े थे और हमें नॉर्मली कबड्डी कबड्डी एक सांस में बोलना था। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, उसी जगह आप गेम खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, उस गेम में आप कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल पाओगे। तो अगर हम सोचें तो बिल्कुल हम पहली वाली सिचुएशन यानी जब हम नॉर्मली बोल रहे थे उससे तो कम ही बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या होगा, एक तो गेम का पूरा टेंशन होगा कि हमें अपनी टीम को जिताना है, और दूसरी बात हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है कि हमें कबड्डी कबड्डी बोलना है, हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, प्लेयर को टच करके भागने में, लाइन को छूने में और कबड्डी कबड्डी बोलने में। तो हमारा फोकस क्या हुआ, अलग अलग चीज़ों पे हो गया। तो हम थोड़ा कम यानी कुछ टाइम्स जो है कम बोल पाएंगे। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, आई कैन से अबाउट 10 to 15 टाइम्स वाइल प्लेइंग कबड्डी। यानी कबड्डी खेलते वक्त और कबड्डी नहीं खेलते वक्त कबड्डी कबड्डी बोलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पहले मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया था कि मैं 20 to 25 टाइम्स बोल पाई थी कबड्डी कबड्डी, पर अब जब मैं खेल रही हूँ गेम तो उसमें मैं सिर्फ 10 to 15 टाइम्स ही बोल पाई क्या, कबड्डी कबड्डी। तो हमसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, इज देयर एनी डिफरेंस, यानी पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में क्या कुछ अंतर है। बिल्कुल अंतर है। पहले 20 से 25 बार बोल पा रहे थे, अब कितना 10 से 15 बार ही बोल पा रहे हैं। तो 5 to 10 टाइम्स का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो येस देयर इज 5 to 10 काउंट्स डिफरेंस, यानी 5 से 10 अगर हम काउंट कर लें उतने का हमें डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम जब गेम नहीं खेल रहे हैं तब बोलें कबड्डी कबड्डी, और अगर हम गेम खेल रहे हैं तब बोल रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। What does it mean to be out in games? अब जब श्यामला और रोजी की टीम खेल रहे थे तो श्यामला की टीम क्या कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, आउट आउट, योर ओल्ड टीम इज आउट, यानी आपकी टीम क्या हो गई है, हार गई है। तो आउट होने का मतलब क्या होता है, आउट होने का मतलब होता है गेम्स में कि आपकी टीम जो है वो हार गई है और वो प्लेयर जो आउट हुआ है वो आगे नहीं खेल पाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि प्लेयर आउट है तो वो प्लेयर थोड़े टाइम के लिए नहीं खेल पाएगा उस टीम में, और अगर पूरी टीम आउट हो गई तो क्या होगा, सामने वाली टीम जीत जाएगी और गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आउट होने का मतलब क्या होता है गेम्स में। To be out in a game means that the player cannot continue the game for a certain time, यानी जो खिलाड़ी, जो प्लेयर गेम खेल रहा था वो कुछ वक्त के लिए उस टीम से खेल नहीं पाएगा। अब कुछ वक्त का मतलब क्या हुआ कि जब तक ये पूरा गेम फिनिश नहीं हो जाता उस पूरे गेम के लिए जिस प्लेयर को हमने बोल दिया है कि वो आउट हो गया है वो आगे और खेल नहीं पाएगा। जब नेक्स्ट न्यू गेम स्टार्ट होगा तब वो प्लेयर ज्वाइन कर सकता है। फिर क्या पूछा है, when does one gets out in कबड्डी। अब कबड्डी में कोई प्लेयर आउट कब होता है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं अगर जो प्लेयर खेलने आया है सामने वाली टीम से वो अपनी सांस ले ले, वो ब्रेथ ले ले और कबड्डी कबड्डी बोलने में नहीं हो पाए सक्सेसफुल, तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और अगर वो लाइन टच नहीं कर पाया, उसके पहले ही दूसरी टीम ने उसको अपनी तरफ पुल कर लिया, तो भी वो प्लेयर आउट हो जाएगा। और तीसरी बात कब, कि जब वो प्लेयर सामने वाले प्लेयर को छू रहा है और फिर वो भागता है, उस प्लेयर को अगर पकड़ लिया जाए और वो लाइन तक नहीं पहुंच पाए तो भी क्या हो जाता है, वो प्लेयर आउट हो जाता है। तो 3 तरीके होते हैं, देयर आर 3 ways टू गेट आउट इन कबड्डी। कबड्डी में अगर आप हार जाते हो तो उसका क्या होगा, इन तीनों में से ही कोई एक रीजन होता है। पहला रीजन क्या है, इफ ही स्टॉप्स सेइंग कबड्डी कबड्डी, अगर जो प्लेयर खेल रहा है वो क्या कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दे, रोक दे, तो वो क्या हो जाएगा, गेम से आउट हो जाएगा। दूसरा, इफ द प्लेयर इज स्टॉप्ड बाय द ऑपोजिट टीम ड्यूरिंग हिज मूव, जब जो प्लेयर सामने वाले प्लेयर को छूकर भाग रहा होगा, यानी मूव यानी जब वो भाग रहा है, अगर उस वक्त सामने वाली टीम ने उस प्लेयर को पकड़ लिया तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लेयर आउट हो जाएगा। थर्ड क्या है, इफ ही टचेस ऑपोजिट प्लेयर एंड ही स्टॉप्ड
बाय द टीम, यानी अगर वो ऑपोजिट प्लेयर को टच करता है, पूरी टीम ने उसको रोक लिया ताकि क्या वो लाइन को छू ना पाए, तो भी क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। तो 3 रीजंस होते हैं, या तो आप कबड्डी कबड्डी बोलना रोक दें, आप रुक जाएं बीच में तो आप हो जाएंगे आउट। अगर आप लाइन को टच करने में सक्षम नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए, तो भी आप आउट हो जाएंगे। और अगर जब आप सामने वाली टीम को पकड़कर भाग रहे हैं और उस टीम ने आपको पकड़ लिया, तो भी आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो आउट होने का मतलब क्या है और कबड्डी में हम किस तरीके से आउट हो जाते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में समझ गए हैं और हमें ये आंसर इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ कुछ गेम्स में क्या होता है, जब तक आप प्लेयर को टच नहीं करते हो, आपका गेम या तो स्टार्ट नहीं होता है या फिनिश नहीं होता, या फिर आप जीत नहीं सकते। तो कुछ गेम्स में प्लेयर को टच करना, खिलाड़ी को टच करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इन द गेम ऑफ खो खो। अब खो खो गेम बहुत से आप बच्चों में से स्कूल में ज़रूर खेल चुके होंगे। खो खो में हमें बड़ा मज़ा आता है। तो उस गेम में भी हमें क्या करना पड़ता है, प्लेयर को टच करना पड़ता है। अगर हम प्लेयर को टच कर लेते हैं तो हम जीत जाते हैं और सामने वाला प्लेयर हार जाता है। You get out when someone touches you। अगर आप भाग रहे हैं और उस प्लेयर ने आपको टच कर लिया, आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। या फिर आप सामने वाले प्लेयर के लिए भाग रहे हो, उसे आपने टच कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो जब आप टच करते हो प्लेयर को ऑपोजिट टीम के, तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो यानी टच, प्लेयर को टच करना भी क्या होता है, कुछ गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल खो खो, यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच। अब जब आप किसी को, सामने वाले को हरा रहे हो, तो भी आप टच करते हो तो आप जीत जाते हो, सामने वाला हार जाता है। पर इस गेम को स्टार्ट करने के लिए, यानी जैसे आप खेल रहे हो और आपको दूसरे प्लेयर को क्या देनी है, टर्न देनी है कि अब तेरी बारी है, तू इसके पीछे भाग और गेम को कंटिन्यू कर। तो उस इंसान को आप टर्न कैसे देते हो, आप उसे टच करते हो और वो प्लेयर फिर खड़े होके भागना स्टार्ट कर देता है। तो टच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ किसमें, गेम्स में। और एग्जाम्पल हमने क्या देख लिया, जैसे खो खो। क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है, नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। हमसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही कुछ गेम्स के नाम बताइए जिसमें प्लेयर्स को टच करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो सम गेम्स इन विच इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स, कुछ ऐसे गेम्स जिसमें प्लेयर्स को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से होते हैं। कबड्डी, ये तो हमें पहले ही पता है, हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इस पे। कबड्डी में प्लेयर को टच करके ही आप क्या करते हो, ऑपोजिट तरीके में भागते हो। खो खो, इसमें भी आपको पता चल गया, सामने वाले को टच करते हो तभी वो क्या होता है, आउट होता है। और आपको टर्न भी देनी होती है कोई दूसरे प्लेयर को, तो भी आप क्या करते हो, उसे टच करते हो। तीसरा क्या है जिसमें टचिंग द प्लेयर इज इंपॉर्टेंट, आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग यानी हम जिसे पंजा लड़ाना कहते हैं। आर्म रेसलिंग में भी जब तक आप प्लेयर का हाथ जो हो पकड़ोगे नहीं, तब तक क्या आप लगा पाओगे पंजा, नहीं। तो आर्म रेसलिंग में भी प्लेयर को टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हाइड एंड सीक, हमारा सबसे फेवरेट गेम छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक में भी आप जब क्या दे रहे होते हो, आपका चांस होता है, सामने वाली टीम क्या करती है, वो छुप जाती है। उन प्लेयर्स को जब आप ढूंढते हो, आप क्या करते हो, आप टच करके उनका नाम लेते हो, यानी वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो टचिंग द प्लेयर जो है कुछ गेम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से कुछ हमें क्या पता है, कबड्डी, खो खो, आर्म रेसलिंग एंड हाइड एंड सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट। कबड्डी में श्यामला के सामने वाली जो टीम थी, यानी रोजी की टीम, वो पूरी क्या हो गई थी, आउट हो गई थी। बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन टच कर ली थी और उस वक्त श्यामला को 6 गर्ल्स ने पकड़ के रखा था। तो 6 की 6 गर्ल्स क्या हो गई थी, आउट हो गई, यानी पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। वॉट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कबड्डी में जो लाइन
लाइन होती है, जो बीच में लाइन खींची होती है, उसे टच करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कबड्डी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लाइन। तो वैसे ही कुछ और गेम्स भी होते हैं जिसमें ये सेंट्रल लाइन, ये जो बीच में लाइन खींची जाती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे कौन से गेम्स हैं हमसे पूछ रहे हैं, तो सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे गेम्स जिसमें सेंट्रल लाइन को छूना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन कौन से होते हैं। हॉकी, हॉकी आप सब देख चुके होंगे गेम। ये क्या है, ये हॉकी है। हॉकी में सेंट्रल लाइन के पार ही आपको अपनी जो बॉल है उसे पहुंचाना पड़ता है। तो हॉकी में भी सेंट्रल लाइन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं, फुटबॉल में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो सेंट्रल लाइन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर यानी जिसे हम कहते हैं रस्सी से खींचातानी, हम कहते हैं रस्सा कस्सी, आप लोग कहते हैं बहुत लोग उसे। उसमें क्या होता है, एक टीम रस्सी के दूसरे साइड होती है, एक टीम रस्सी के ऑपोजिट साइड होती है, और बीच में एक लाइन खींची हुई होती है। उस लाइन से जो भी क्रॉस कर जाती है टीम, वो क्या हो जाती है, हार जाती है। तो सेंट्रल लाइन जो है वो टग ऑफ वॉर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें 3 गेम्स पता चल गए, हॉकी, फुटबॉल और टग ऑफ वॉर में सेंट्रल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक गेम तो हमें ऑलरेडी पता है, वो क्या है, कबड्डी। कबड्डी में भी सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। What are the games in which besides the players you have to touch some things or colors? क्या मतलब हुआ कि ऐसे कौन से गेम्स हैं जिसमें प्लेयर्स के अलावा, यानी आपको खिलाड़ी को टच नहीं करना, आपको कुछ चीज़ें यानी थिंग्स और कलर्स या फिर कुछ कलर्स को टच करना पड़ता है, उसमें खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को टच करना नहीं पड़ता। तो सम ऑफ द गेम्स इन विच वी टच थिंग्स और कलर्स, कुछ ऐसे गेम्स जिसमें हम किसी चीज़ को या फिर किसी कलर को टच करते हैं, वो कौन से हैं। पहला तो खो खो। खो खो में हम क्या करते हैं, प्लेयर को टच करते हैं। और किसी किसी में क्या होता है, खो खो में जो ये पिलर टाइप बना होता है, आपको उसे भी टच करना होता है। तो खो खो में भी क्या हुआ, किसी चीज़ को टच कर रहे हो, तो इसमें आप किसी थिंग को टच करते हो। और कलर के लिए वेरी वेरी फेमस कलर रेस। कलर रेस में आप क्या करते हो, किसी कलर को टच करते हो। तो खो खो में आप करते हो किसी थिंग को टच, और कलर रेस में आप करते हो किसी कलर को टच। तो ये क्या हो गए, ऐसे गेम्स जिसमें प्लेयर्स के अलावा आप किसे टच करते हो, कुछ थिंग्स को या फिर कुछ कलर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू प्ले कबड्डी? क्या आप कबड्डी खेलते हो? अगर आप खेलते हो, व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट यस आई प्ले कबड्डी। और अगर आप नहीं खेलते, आप क्या लिख दोगे, नो आई डू नॉट प्ले कबड्डी। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप कबड्डी खेलते हो। और अगर आप कबड्डी नहीं खेलते तो आप लिख दोगे नो आई डू नॉट प्ले कबड्डी। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो भी आपका आंसर होगा। Is there a girls कबड्डी टीम in your school? अब कुछ स्कूल्स में भी क्या होता है, कबड्डी की टीम होती है। जैसे आपके स्कूल्स में क्रिकेट की टीम होगी, फुटबॉल की टीम होगी, बास्केटबॉल की टीम होगी, और आप लोग फिर क्या करते हो, कहीं कहीं पे खेलने जाते हो पूरी टीम के साथ। तो क्या वैसे ही कबड्डी की टीम भी है आपके स्कूल में? और कौन सी कबड्डी की टीम, गर्ल्स कबड्डी की टीम, यानी जिसमें लड़कियां ही क्या होती हैं, प्लेयर्स होती हैं। तो क्या ऐसी कबड्डी टीम आपके स्कूल में है? तो अगर है तो आप क्या लिखोगे, यस आई हैव अ गर्ल्स टीम इन माय स्कूल। और अगर नहीं है तो आप लिख दोगे नो आई डू नॉट हैव अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन माय स्कूल। ठीक है, आपको समझ आ गया। अगर आपके स्कूल में कबड्डी टीम है तो आप लिखोगे यस आई हैव अ कबड्डी टीम, गर्ल्स कबड्डी टीम इन माय स्कूल। और नहीं तो आप लिख दोगे नो आई डू नॉट हैव क्या, गर्ल्स कबड्डी टीम इन माय स्कूल। ठीक है, तो ये आंसर में भी येस और नो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कबड्डी टीम है गर्ल्स की कि नहीं है।
Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. जैसे आप कबड्डी खेलते हो अभी, तो क्या आपकी दादी या नानी जी भी अपने टाइम पे, यानी जब वो आपके जितने छोटे थे, तो क्या वो भी कबड्डी खेलते होंगे? तो आप अपनी दादी या नानी से जो पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो छोटे थे, यानी कितने साल पहले, अराउंड 50 ईयर्स पहले, आप मान लीजिए 50 साल पहले तक लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती थी। तो आपकी जो ग्रैंड मदर होंगी, दादी या नानी जी, वो आपको यही बोलेंगी कि नहीं बेटा, हम कबड्डी नहीं खेलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, माई ग्रैंड मदर नेवर प्लेड कबड्डी व्हेन शी वॉज ऑफ माई एज। कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, जो मेरी दादी जी या नानी जी हैं, उन्होंने कभी भी कबड्डी नहीं खेला जब वो हमारे जितने छोटे थे। क्यों नहीं खेला होगा? क्योंकि उस वक्त लड़कियों को कबड्डी खेलना अलाउ नहीं होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। Do girls in your area play कबड्डी और any other outdoor games? अब आपसे पूछ रहे हैं क्या आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में लड़कियां जो है वो कबड्डी खेलती हैं या फिर कोई और दूसरा। आउटडोर का मतलब क्या होता है? डोर के बाहर, यानी आपके घर के बाहर आप जो गेम्स खेलते हो वो क्या हो जाते हैं? आउटडोर। लूडो, सांप सीढ़ी जो होते हैं वो किस में खेलते हो? आप अपने घर में बैठ के खेलते हो, वो क्या हो जाते हैं? डोर के अंदर, यानी इनडोर। और जो गेम्स आप घर के बाहर जाके खेलते हो वो क्या हो जाते हैं? आउटडोर, यानी डोर के बाहर, घर के बाहर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपके एरिया में कोई गर्ल या कोई लड़कियों की टीम कबड्डी खेलती है या फिर कुछ और आउटडोर गेम्स खेलती हैं? तो बिल्कुल खेलते होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे यस, गर्ल्स इन माई एरिया प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, बास्केटबॉल एंड हाइड एंड सीक। तो आप क्या करोगे? इसमें मेंशन कर दोगे कि आपके यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो कौन कौन से गेम्स खेलती हैं। तो यस, गर्ल्स इन माई एरिया प्ले गेम्स, कौन कौन से? लाइक कबड्डी, हाइड एंड सीक, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो जो भी गेम्स खेलती हैं आपके एरिया में गर्ल्स, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब हम कर चुके हैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जिसमें हमें समझ आ गया है कबड्डी के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, और हम आउट कैसे होते हैं। और हमने क्या किया? एक एक्टिविटी भी की, एक एक्सरसाइज भी की कि क्या हम नॉर्मली खड़े होकर कबड्डी कबड्डी कितनी बार बोल लेते हैं एक सांस में, और अगर हम कोई गेम खेल रहे हो, कबड्डी ही खेल रहे हो, उस वक्त हम एक सांस में कितनी बार बोल पाते हैं। तो वो भी हमने एक एक्टिविटी देख ली। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में। ये कौन है? ये हमारी इंडिया की बहुत ही जानी मानी अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है, एक खिलाड़ी है। हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, अखबार पढ़ा हो, तो क्या आपने इनको कभी देखा है न्यूज़पेपर में और इनके बारे में कुछ पढ़ा है? यही कौन है? यही है कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कौन है ये? ये है एक वेट लिफ्टर, यानी ये जो है बहुत भारी भारी वेट्स क्या उठा लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेट लिफ्टर। जैसे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल क्या है? डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। वैसे ही कर्नम मल्लेश्वरी कौन सी स्पोर्ट्स की प्लेयर हैं? वो है वेट लिफ्टर, यानी वो बहुत सारा वजन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से उठा लेती हैं। तो हमें पता चल गया कि कर्नम मल्लेश्वरी कौन है, वो कैसी दिखती हैं। ये है कर्नम मल्लेश्वरी। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कहाँ रहती हैं ये रहती हैं आंध्र प्रदेश में। ये इंडिया के एक स्टेट में क्या है? जो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर वो रहती हैं। फिर हमें और क्या बताया जा रहा है उनके बारे में? हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। उनके पापा क्या करते हैं? उनके पापा हैं पुलिस कांस्टेबल, यानी पुलिस में वो क्या है? हवलदार हैं। कांस्टेबल क्या है? एक पुलिस में प्रोफाइल है, एक जॉब है। जैसे हॉस्पिटल में क्या होते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज। तो वैसे ही पुलिस फोर्स में भी क्या होती हैं? डिफरेंट पोस्ट होती हैं। और कर्नम मल्लेश्वरी के पापा क्या थे? एक कांस्टेबल थे, एक हवलदार थे। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और हमें क्या बताया जा रहा है कि उनकी 4 बहनें भी हैं जो वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करती हैं, यानी ये खुद तो करती हैं वेट लिफ्टिंग, पर उनके जो 4 सिस्टर्स हैं, यानी उनकी जो 4 बहनें हैं, वो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग करती हैं। ये होती है वेट लिफ्टिंग। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वेट्स लगा दिए जाते हैं,
वजन लगा दिया जाता है और ये जो है वो अपने बल पे, अपने स्ट्रेंथ पे इन वेट्स को उठा पाते हैं। तो ये क्या हो जाती है, वेट लिफ्टिंग। तो कर्णम मल्लेश्वरी खुद तो वेट लिफ्टिंग करती ही हैं, साथ में उनकी जो 4 सिस्टर्स हैं वो भी वेट लिफ्टिंग को प्रैक्टिस करती हैं। Now she can lift a weight of 130 kilograms. अब जब कर्णम मल्लेश्वरी या कोई भी वेट्स उठाने का ट्राई करेगा तो आप कितना उठा पाओगे? आप 2 kgs, धीरे धीरे 5 kgs, चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 किलो उठा पाओगे। उससे ज़्यादा आप उठा पाओगे क्या वेट? नहीं। पर कर्णम मल्लेश्वरी ने इतनी प्रैक्टिस की कि आज के टाइम पे वो कितना वेट उठा सकती हैं? वो 130 किलोग्राम 130 केजीज ऑफ वेट यूं ही उठा लेती हैं। तो ये रहा पिक्चर जिसमें उन्होंने इतना ज़्यादा वेट उठा के रखा है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो 130 केजीज वेट को भी उठा लेती हैं। कर्णम हैज़ won 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। और क्योंकि वो हमारे इंडिया की इतनी अच्छी प्लेयर हैं कि वो इतना ज़्यादा वेट भी उठा लेती हैं, जब वो इंटरनेशनल यानी इंडिया के बाहर भी खेलने गई तो उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं? उन्होंने जीते हैं 29 मेडल्स। यानी जब वो इंटरनेशनल इंडिया के बाहर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई, भारत की तरफ से खेलने गई, तो उन्होंने क्या जीता? वो अभी तक 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल की बात हो रही है बच्चों, यानी इंडिया में उन्होंने और मेडल्स जीते हैं, पर इंटरनेशनली इंडिया के बाहर वो 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। और ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है, गर्व की बात है, क्योंकि एक तो ये विमेन है, एक महिला है, और फिर भी उनमें इतनी ताकत है कि उन्होंने 130 केजीज भी उठा लेती हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता, और वो 29 मेडल्स अभी तक जीत चुकी हैं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने क्या, कर्णम मल्लेश्वरी जैसी प्लेयर, इनके जैसी इतनी सक्षम खिलाड़ी के बारे में भी पढ़ लिया। चैप्टर हुतुतु में आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। अब किसकी स्टोरी? 3 सिस्टर्स की, जिसे हमने कह दिया है अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे 3 बहनों की कहानी, 3 सिस्टर्स की कहानी, और उसी कहानी में इन तीनों को क्या आ जाएगी? एक बात याद आएगी। तो उसको हमने कह दिया है रिमेम्बरिंग दोज डेज। यानी अब ये सिस्टर्स जब अपनी कहानी सुना रही हैं तो वो अपने दिनों को याद करते हुए हमें कुछ बताना चाहती हैं, इसीलिए हमने क्या कह दिया? रिमेम्बरिंग दोज डेज, यानी उन दिनों की बात याद करके वो हमें कुछ बता रही हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ। क्या करना है आपको? इस फोटोग्राफ को ध्यान से आप देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स? यानी जैसे हमारी दादी नानी दिखती हैं, क्या वैसे ही ये सिंपल ग्रैंड मदर्स नहीं दिख रही कि ये भी किसी की दादी या नानी होंगी? कुछ ऐसा स्पेशल दिख रहा है क्या कि ये मतलब कुछ तो बात है इनमें, कि कोई तो स्पेशल बात हमें दिख रही है? नहीं, फोटोग्राफ से तो क्या लग रहा है कि ये सिंपल 3 जो हैं ग्रैंड मदर्स हैं, यानी दादी नानी, हमारी जैसे दादी नानी होती है वैसे ही कोई है। बट दे आर डिफरेंट। पर ऐसी बात नहीं है, ये कुछ हमारी जो दादी नानी है उनसे बहुत अलग है। ऐसा क्यों? द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स। ये पिक्चर है 3 सिस्टर्स की, जिनका क्या नाम है? ज्वाला, लीला एंड हीरा। इनका क्या नाम है? एक सिस्टर का नाम है ज्वाला, इनका नाम है लीला, इनका नाम है हीरा। तो ये जो फोटोग्राफ है इसे हमें 3 सिस्टर्स हम देख पा रहे हैं। एक का नाम क्या है? ज्वाला, एक का लीला और एक का हीरा। दे लिव इन मुंबई, महाराष्ट्र। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में एक सिटी है जिसका नाम है मुंबई। और मुंबई में कौन रहते हैं? ये तीनों सिस्टर्स रहते हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा। All 3 of them played कबड्डी and taught the game to others. अब हमें पता चल गया कि ये तीनों सिस्टर्स हमारी दादी नानी से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या खेलते थे? ये कबड्डी खेलते थे, और इन्होंने इस गेम को बहुत से लोगों को सिखाया भी है। They taught the game to others. तो ये गेम तो खेलते ही थे, क्या? कबड्डी। उसके अलावा ये बाकी लड़कियों को, बाकी प्लेयर्स को भी ये गेम सिखाते थे। तो इसीलिए ये सिंपल ग्रैंड मदर्स नहीं है, ये है बहुत डिफरेंट।
ज्वाला टेल्स, तीनों सिस्टर्स में से एक सिस्टर जिनका क्या नाम है ज्वाला, वो हमें क्या बता रही हैं, व्हेन वी वर यंग, जब हम तीनों क्या थे, छोटे थे, हमारी तरह क्या थे, बच्चे थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, तो तब जब वो छोटे थे उनके टाइम पे गर्ल्स को, लड़कियों को कबड्डी खेलने से बिल्कुल रोका जाता था, उनको अलाउड नहीं था। पीपल थॉट, ऐसा क्यों, क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे, पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, ऐसा रफ गेम यानी जिसमें इतनी खींचातानी होती है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे गेम को जो लड़कियां खेलेंगी उनकी शादी नहीं हो पाएगी। तो तब के लोग ऐसा सोचते थे कि गर्ल्स अगर कबड्डी खेलेंगी तो इनकी शादी नहीं हो पाएगी। They also said that girls had to wear boys clothes to play कबड्डी। अब कबड्डी जब खेलते हैं तो उसकी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है जिसमें वो अपनी टी शर्ट और क्या पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। ये रहे शॉर्ट्स और ये रही टी शर्ट। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से लड़कों के कपड़े हो गए, क्योंकि पहले जब विलेज के टाइम पे यानी जब पुराने टाइम में, तब लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, तब सिर्फ लड़के ही ऐसे कपड़े पहनते थे। तो इन कपड़ों को क्या कह दिया जाता था कि ये बॉयज़ क्लोथ्स हैं, यानी ये लड़कों के कपड़े हैं। तो अगर लड़कियों को तब कबड्डी खेलना भी होता तो उन्हें यही कपड़े पहन के कबड्डी खेलना पड़ता। तो दो रीजंस थे कि लोग जो है तब कबड्डी खेलने के लिए रोकते थे लड़कियों को, कि एक तो ये ऐसा गेम है जिसमें आपको कभी भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे गेम की वजह से आपसे कोई शादी नहीं करेगा। दूसरा, इसमें अगर आप खेलोगे तो आप लड़कों के कपड़े पहनोगे, जो अलाउड नहीं था। दैट इज वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। तो इसीलिए यही रीजंस थे कि गर्ल्स को, लड़कियों को तब कबड्डी खेलने नहीं दिया जाता था। The sisters were young when their father died। अब ये तीनों सिस्टर्स बता रही हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे पापा की डेथ हो गई थी, यानी हमारे पापा तब नहीं रहे थे। Their mother and mamas, यानी इन तीनों सिस्टर्स की जो मम्मी है और मम्मी के जो भाई हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो इन तीनों सिस्टर्स की मम्मी ने और इनके मामा ने, यानी मामास क्यों लिखा है, क्योंकि इनके दो मामा हैं, तो जो इनके मामास हैं यानी मैटरनल अंकल, ब्रॉट देम अप। मैटरनल अंकल मतलब, मैटरनल यानी मम्मी के तरफ जो भी रिश्तेदार होते हैं, और अंकल क्या हो गए, यहाँ पर मामा हो गए, क्योंकि मम्मी के ब्रदर क्या हो गए, मामा। अगर यहाँ मैटरनल ना लिख के पैटर्नल लिखा होता तो ये क्या हो जाते, चाचा, क्योंकि हम मामा और अंकल दोनों को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मामा और चाचा को अंकल बोल देते हैं। इसीलिए इनको अलग दिखाने के लिए मामा जी को लिख देते हैं मैटरनल, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मामा, और पैटर्नल का क्या हो जाएगा, चाचा जी। तो इन लड़कियों का, जो ये तीनों सिस्टर्स हैं, ये जब छोटी थी तब इनके पापा की डेथ हो गई, इनके पापा इनके साथ नहीं रहे, तो इनकी मम्मी और इनके जो मामास थे उन्होंने ही इनकी क्या करी, देखभाल करी। तीनों सिस्टर्स की मम्मी ने और उनके ब्रदर ने ही उनकी क्या करी, देखभाल करी। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। अब ये तीनों सिस्टर्स क्या बता रहे हैं कि इनके जो मामा जी थे वो क्या खेलते थे, वो कबड्डी भी खेलते थे और वो खो खो भी खेलते थे। दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। और इन तीनों सिस्टर्स के मामा इतने अच्छे थे कि इन दोनों ने क्या किया, तीनों सिस्टर्स को एनकरेज किया, उनका हौसला बढ़ाया कि तुम तीनों को भी कबड्डी खेलना चाहिए। और वो जो उनके मामा थे दोनों, उन्होंने क्या किया, उन्हें कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया, उन्हें बोला कि कबड्डी खेलो। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। और ज्वाला, लीला, हीरा, ये तीनों सिस्टर्स का नाम है। इनमें से ज्वाला और लीला अपनी क्या कर रही हैं, कुछ एक्सपीरियंस, अपनी कुछ कहानी हमसे शेयर कर रही हैं। Almost 50 years ago, यानी 50 साल पहले, when we started to play कबड्डी, यानी ये तीनों सिस्टर्स ने कबड्डी खेलना कब स्टार्ट किया था, आज से 50 साल
पहले गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, तब लड़कियों को खेलने के लिए एक चांस भी नहीं मिलता था और तब ये तीनों सिस्टर्स कबड्डी खेलती थी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि तब के ज़माने में गर्ल्स को कबड्डी खेलने से रोका जाता था, पर इन तीनों सिस्टर्स के जो मामा जी थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने इनको बोला कि तुम लोगों को भी कबड्डी खेलनी चाहिए। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, पर तब के टाइम पे जो उनके मम्मी पापा होते थे बच्चों के, गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते थे वो उनको रोकते थे कि आप कबड्डी खेल नहीं सकते। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। पर इन तीनों लड़कियों को बाकी लड़कियों की तरह भी क्या होता था, कबड्डी खेलने का बहुत मन होता था और इनकी मम्मी और इनके मामा इन दोनों को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे कि आप कबड्डी खेलो। We three learned the game and some other girls also joined us. अब क्योंकि ये तीनों लड़कियां उस गांव में खेलना चालू कर चुकी थी कबड्डी को, तो वहाँ की और भी जो लड़कियां थी जिन्होंने देखा कि अरे वाह कुछ लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं और हमें भी तो ये खेलना बहुत पसंद है, तो उन्होंने भी क्या किया, इन तीनों सिस्टर्स को ज्वाइन कर लिया और वहाँ की और भी लड़कियां कबड्डी खेलने लग गई। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। और उन्होंने क्या किया, एक कबड्डी का क्लब बना लिया, यानी बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप बना लिया जिसमें सब क्या करते थे, कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस करते थे। और वो क्लब आज भी एक्टिव यानी आज भी चालू है। यानी वहाँ कहाँ, मुंबई में एक ऐसा कबड्डी क्लब है जहाँ पे वहाँ के जो लड़कियाँ हैं वो आज भी कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस करती हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। और लीला और हीरा जो हैं सिस्टर्स, उनसे अगर आज भी हम पूछें कि आप अपने मैचेस के बारे में कुछ बताइए, यानी जब आप कबड्डी खेलती थी तब के बारे में बताइए, तो वो आज भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी हमें बताते हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज। और वो खुशी खुशी ये बताते हैं कि कुछ ऐसे भी मैचेस थे, ऐसे भी गेम्स थे जब हमें ऐसा लगता था कि हम तो हार जाएंगे, पर हम जीत के आ जाते थे। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। ये क्यों पॉसिबल होता था, ऐसा क्यों हो पाता था कि उनको लगता था कि हम तो ये गेम हार जाएंगे पर वो जीत के आ जाते थे, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग विल, उनका जो हौसला था, उनकी जो हिम्मत थी वो कभी नहीं टूटती थी। वो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि अगर हमें ऐसा लग भी रहा है कि हम हारने वाले हैं तो भी हम हार नहीं मानेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जीत जाएं। और ये सिस्टर्स क्या होता था, फाइनली गेम में जीत के आ जाती थी। During those matches some very interesting things happened। और अब ये क्या कर रहे हैं, हमने जब इनसे बात की तो इनको अपने टाइम का कुछ याद आ गया। तो रिमेम्बरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी जब हम कबड्डी खेला करते थे। उनमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार इन्हें अपने शहर से दूसरे शहर जाना था एक बहुत ही बड़ा मैच खेलने, यानी अगर वो जीत जाते तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, ये बहुत खुश होते। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। लीला जी हमें क्या बता रही हैं कि तब मैच कब स्टार्ट होने वाला था, 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला था। कहाँ, दूसरे टाउन में। तो ये शाम के 6:30 बजे दूसरे टाउन में इनको पहुंच जाना चाहिए था अपने मैच के लिए। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock। अब इन्होंने क्या किया, ये 3 से 6 बजे तक सिनेमा, मूवी देखने यानी एक पिक्चर देखने के लिए थिएटर चले गए, सिनेमा हॉल चले गए। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। और हमें क्या लगा कि 6:30 बजे मैच है, 3 से 6 मूवी होगी तो हम तो 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। As soon as the movie started, और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, हम बैठे थिएटर में और जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट हुई, we noticed some noise and disturbance। हमें ऐसा लगा कि कुछ तो शोर हो रहा है, कुछ तो अजीब आवाज़ें हो रही हैं। और हम ध्यान से फिर देखने लगे कि भाई ऐसी आवाज़ें क्यों हो रही हैं।
इट वॉज क्रिएटेड बाय आर मामा। अब ये आवाज़ें और ये शोर कौन मचा रहा था? लीला, हीरा और ज्वाला जी के मामा जी जो हैं ये आवाज़ लगा रहे थे। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। अब सिनेमा हॉल में जहाँ मूवी देखते हैं वहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है। तो वहाँ पे हमें जब भी कोई टिकट भी हमारी जो चेक करता है वो देखता है तो वो टॉर्च से देखता है, क्योंकि इतने अंधेरे में हम दिखेंगे नहीं उसे। तो जो इनके मामा जी हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर टॉर्च की हेल्प से अपनी तीनों भतीजियों को, यानी कि जो उनकी 3 बेटियां हैं, उनको ढूंढ रहे थे कि ये सिनेमा हॉल में कहाँ पे बैठी हैं। व्हेन ही फाउंड अस, और जैसे ही मामा जी ने इन तीनों को पकड़ लिया, इन तीनों को देख लिया, ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। और उसी सिनेमा हॉल में खड़े होके उन्होंने क्या किया? तीनों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट लगाई कि तुम्हारी मैच जो है वो 6:30 बजे है और 6 बजे तो तुम यहाँ पे मूवी देखने आए हो। अगर ये मैच छूट गया तो तुम्हारे हाथ से एक इतना अच्छा मौका छिन जाएगा। तो ये तीनों सिस्टर्स ये बात याद करके बड़े ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश हो रहे हैं कि कई बार ऐसी मज़ेदार चीज़ें होती थी जो उन्हें दूसरों को बताने में बड़ा मज़ा आता है। उनमें से यही एक चीज़ थी कि उनका मैच था 6:30 बजे शाम को और 6 बजे तक ये मूवी देखने में बिजी थे। तो जैसे ही इनके मामा जी को पता चला वो पहुंचे सिनेमा हॉल में और उन्होंने तीनों को बहुत ज़्यादा डांट लगाई। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. ये क्या बता रहे हैं कि हम तीनों को कबड्डी खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ये हमेशा इतना मज़ेदार नहीं होता था कि हमें हाँ बोल दिया आप कबड्डी खेल सकते हो और हमने खेलना स्टार्ट कर दिया और हम जीत जाते थे। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ये गर्ल्स थे। दूसरी बात, कबड्डी इतना ज़्यादा टफ गेम है तो उसको खेलने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। पर सबसे अच्छी बात क्या थी कि इन तीनों को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं। इन्हें तो हमेशा ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आता था। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। और तीनों सिस्टर्स में सबसे छोटी बहन कौन है? हीरा। 3 सिस्टर्स हैं, ज्वाला, लीला, हीरा। उनमें सबसे छोटी जो है वो कौन है? हीरा है। वो क्या है? वो कबड्डी कोच है। कोच मतलब जो दूसरे प्लेयर्स को खेलना सिखाते हैं। तो ये क्या करती हैं? हीरा जी बाकी लड़कियों को कबड्डी खेलना सिखाती हैं। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। हीरा जी की एक बहुत ही अच्छी ख्वाहिश है कि आप जैसे बच्चे और जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या करें, वो उनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और बहुत सारे गेम्स खेलना चाहिए। स्पेशली कौन सा? कबड्डी, क्योंकि वो कबड्डी खेलती हैं और उसे सिखाती भी हैं। तो उन्हें बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे छोटे छोटे बच्चे कबड्डी सीखते हो। तू में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो हम ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। एक स्टोरी देखी हमने श्यामला और रोजी की टीम की, फिर हमने बात की कबड्डी के बारे में, और हमने 2 बहुत ही जाने माने खेल में अपने विमेन खिलाड़ी यानी कि जो हमारी महिलाएं प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात की। कौन कौन? कर्णम मलेश्वरी जी और ज्वाला, लीला और हीरा, जो तीनों सिस्टर्स क्या खेलते थे? कबड्डी खेलते थे। अब हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? विच वन? हम ऑलरेडी क्या देख चुके थे कि कोच का मतलब क्या होता है? कोच वो होते हैं जो पर्टिकुलर गेम है, जो भी एक खेल है, उसको वो दूसरे प्लेयर्स को सिखाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या ऐसा कोई गेम है जो आपने भी किसी कोच से सीखा है? अगर वो है तो कौन सा? तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। अगर आप किसी कोच से गेम सीख चुके हो तो आप लिखोगे यस और गेम का नाम। अगर आपने कभी कोई भी गेम कोच से नहीं सीखा है तो आप लिख दोगे नो, आई हैव नॉट लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। पर अगर आपने सीखा है तो आप कैसे लिखोगे? Yes, I have learned games like cricket and basketball from coaches। कि हाँ, मैंने क्या क्रिकेट और बास्केटबॉल गेम जो है किससे सीखा है? कोच से सीखा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि I have learned the games like
क्रिकेट एंड बास्केटबॉल फ्रॉम कोचेस। अगर आपने नहीं खेला है, कभी भी कोई गेम नहीं सीखा है किसी कोच से, तो आप यहाँ लिख दोगे नो आई हैव नॉट लर्नड एनी गेम्स फ्रॉम अ कोच। ठीक है, क्लियर है आपको ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। चलिए, अगर आपने किसी कोच से कोई गेम नहीं सीखा है तो क्या आप किसी और को जानते हो जिसने कोई गेम किसी कोच से सीखा हो? तो बिल्कुल जानते होंगे, कोई ना कोई। जैसे आपके स्कूल में ही आपके जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो आपके लिए क्या हो गए, एक कोच हो गए, क्योंकि वो आपको गेम सिखाते हैं। तो आप यहाँ पर अपना तो लिख ही सकते थे कि हाँ, मैं अपने स्कूल में बास्केटबॉल जो है अपने कोच से सीखता हूँ। अब अगर आप नहीं सीखते तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई ब्रदर या सिस्टर तो होगा जो कोच से गेम सीखता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। मैंने क्या लिख दिया है, यस माय ब्रदर हैज़ लर्नड बास्केटबॉल फ्रॉम अ कोच। जी हाँ, मेरे जो भाई हैं वो क्या बास्केटबॉल सीखते हैं एक कोच से। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो, यस माय बेस्ट फ्रेंड लर्न्स बास्केटबॉल फ्रॉम अ कोच, या फिर माय सिस्टर लर्न्स वॉलीबॉल फ्रॉम अ कोच। तो जो भी आपके नज़र में जो भी है, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जो कोई भी गेम कोच से सीखते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज अ कोच टीच। अब कोच आपको गेम सिखाते कैसे हैं, हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस। और सिखाने के बाद वो क्या करते हैं ऐसा कि प्लेयर जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी करे। तो कोच जो होते हैं, जो गेम सिखाते हैं, टीचर्स द रूल्स एंड ट्रिक्स टू प्ले अ गेम परफेक्टली। अब वो क्योंकि कोई गेम सिखा रहे हैं तो उन्हें वो गेम क्या आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। तो उन्हें पता होगा कि कैसे कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स फॉलो करके आप अपने गेम में बहुत अच्छे से खेल सकते हो, आप अपने गेम में स्ट्रांग हो सकते हो। तो कोच क्या करते हैं, वो रूल्स और ट्रिक्स बताते हैं टू प्ले अ गेम परफेक्टली। He guides the players to improve their performance। अब गेम तो समझा दिया, अब हर प्लेयर जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ प्लेयर्स का जो है गेम में बहुत स्ट्रॉन्ग होते होंगे, उनको सारे गेम्स आते होंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी गेम खेलने में। तो कोच क्या करते हैं, वो रूल्स और ट्रिक्स तो बताते ही हैं, साथ में वो गाइड करते हैं प्लेयर्स को कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो गेम खेलने का तरीका है वो और अच्छा हो पाए, वो इम्प्रूव हो पाए। तो कोच जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं गेम्स के, कि आपको सही तरीके से अगर कोई गेम सीखना हो तो कोच से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। और कोच क्या करते हैं, आपको रूल्स और ट्रिक्स बताते हैं गेम की, और अगर आप कहीं पे भी कमज़ोर हैं गेम खेलने में तो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आप ऐसा क्या करो कि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। How hard do you think the players have to work? आपको क्या लगता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी? तो हमें क्या पता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, वो कितना 130 kgs लिफ्ट कर लेती हैं, इतना वेट जो है वो उठा लेती हैं। तो इतनी वेट उठाने के लिए उनने कितनी मेहनत की होगी। तो हमें ये तो पता है कि प्लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जैसे हमारे क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, उनको क्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो अपने इतने अच्छे रन्स बना पाते हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो तो ज़्यादा खेल ही नहीं पाएंगे। तो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, 5 साढ़े 5 बजे वो उठ जाते हैं और वो खेलते हैं अपना गेम। इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि कभी कभी तो वो सुबह से शाम तक सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं। यानी उन्हें बहुत ज़्यादा घंटों तक क्या करना पड़ता है, अपनी गेम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तभी तो वो इतने अच्छे रन्स ला पाते हैं क्रिकेट में, वो इतना ज़्यादा वेट उठा पाते हैं और हमारे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है गेम खेलना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतने अच्छी तरीके से अपना गेम खेल पाते हैं।
इमेजिन, आप ऐसा सोचिए दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। आप ऐसा इमेजिन करो कि 15 बच्चे जो हैं वो खो खो खेलने आए हैं, यानी आप अपने ग्राउंड में गए हो एरिया के और 15 बच्चे इकट्ठे हो गए कि हम 15 बच्चे क्या खेलेंगे, खो खो खेलेंगे। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स। अब खो खो खेलने के लिए 2 टीम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, 2 टीम बनानी पड़ेगी विथ इक्वल नंबर्स। अब कोई भी टीम में नंबर जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक टीम में 3 प्लेयर होंगे, एक में 4 होंगे, तो कौन जीतेगा, 4 प्लेयर वाली टीम जीत जाएगी। तो ये तो गलत बात हुई। तो हमें क्या करना है, टीम में इक्वल नंबर ही रखना है। अब हमारे पास कितने, 15 बच्चे हैं, तो 15 में अगर हमें इक्वल डिवाइड करना हो तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। एक टीम में हो जाएंगे 7 प्लेयर्स, एक में हो जाएंगे 8 प्लेयर्स। तो ये क्या है, ये तो गलत बात है। हमें क्या करना है, 2 टीम बनानी है ऑफ 7 and 7 प्लेयर्स, और एक प्लेयर जो है वो बच जाएगा। तो हमसे बोल रहे हैं 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट। हाँ ठीक है, हम समझ गए कि 15 बच्चे हैं, हमें टीम बनानी है इक्वल नंबर में, तो हम 7 एक टीम में रख देंगे, 7 दूसरी टीम में रख देंगे, पर एक बच्चा जो है वो तो बच जाएगा। What will you do if this happens? अब अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, आप उस बच्चे को ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भाई चले जाओ मत खेलो, हमारे पास सिर्फ हमें 14 लोगों की ज़रूरत थी, ओनली 14 चिल्ड्रन चाहिए थे, तो आप जो हो एक्स्ट्रा हो तो आप मत खेलो। नहीं, आप क्या करोगे, आप पहले 7 प्लेयर्स की 2 टीम्स तो बना लोगे। जो एक बचेगा, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसे हम क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर, जो किसका काम करता है, एक रेफरी का काम। रेफरी मतलब, रेफरी वो पर्सन होता है जो दोनों टीम्स को ध्यान से देखकर आपको बताता है कौन सी टीम जीती है या कौन सी टीम है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। तो जब आप दोनों टीम्स खेल रहे हो तो कोई एक तो चाहिए ना जो हमें ऑनेस्टली सच्चाई से बता पाए कि हाँ तुम्हारी टीम सही है क्योंकि इस टीम के एक बच्चे ने रूल तोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसी कंडीशन में आ गए तो हम इक्वली जो है 2 टीम्स बना लेंगे और जो बचेगा उसको हम क्या बना देंगे, रेफरी बना देंगे। तो आई विल मेक 2 टीम्स विथ 7 प्लेयर्स ईच, क्योंकि 15 बच्चे दिए हैं तो 7 प्लेयर्स की मैं टीम बनाऊंगा एंड 1 प्लेयर इज द एक्स्ट्रा प्लेयर, और एक प्लेयर जो है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्लेयर। द एक्स्ट्रा प्लेयर विल बी द रेफरी। अब जो एक्स्ट्रा प्लेयर है जो बच गया है उसे हम बना देंगे रेफरी, जो क्या करेगा, बताएगा कि कौन कौन सी टीम जो है वो रूल्स फॉलो कर रही है, कौन सी टीम है जो रूल फॉलो नहीं कर रही है। तो हमें समझ आ गया कि ऐसा कुछ होगा तो हम निपटा लेंगे, हम इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हो और आप लोगों ने टीम डिवाइड कर ली और एक्स्ट्रा में कौन बचा, आप बचे हो। तो आपको लिखना है इसके बारे में कि हाँ मैं कभी एक्स्ट्रा पर्सन बना हूँ या नहीं बना हूँ। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है कि हाँ आप कभी ना कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हो। तो येस, आई हैव बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल ऑफ अ फुटबॉल मैच। कि हाँ, जब हम सारे फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे तो 2 टीम डिवाइड होने के बाद मैं क्या था, मैं एक्स्ट्रा पर्सन था। तो मैं फुटबॉल के मैच के दौरान एक्स्ट्रा पर्सन का रोल निभा चुका हूँ। दोनों टीम्स में डिवाइड होने के बाद मैं था वो जो बच गया था। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स। अब हमसे बोला जा रहा है हर गेम के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे हमें पता है कबड्डी में भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। आप एक सांस में कबड्डी 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 बोलेंगे, आप लाइन को टच करेंगे तभी आप जीत पाएंगे, और आप प्लेयर को टच करके ही दूसरी तरफ भाग सकते हो। तो हर गेम में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। और हर गेम जो है, जो उनके नियम बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज्ड। अगर ऐसा हो कि किसी गेम के जो रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसको हम चेंज कर दें तो भाई क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल दे दिया है कि इन क्रिकेट जब हम खेलते हैं, अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ द बॉल फॉल ऑफ द स्टम्प्स। एक बैट्समैन जो है वो क्या हार जाता है अगर स्टंप पे क्या लग जाती है, बॉल लग जाती है। इमेजिन, अब और ऐसा आप सोचें, इफ देयर इज अ रूल दैट एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, वुड इट बी अ फन? और अगर ऐसा हम रूल बना दें कि क्रिकेट में जो टीम बैटिंग कर रही है उस बैट्समैन के पीछे जो स्टंप्स लगे हैं वो तीनों के तीनों अगर गिर जाते हैं तो पूरी टीम क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो क्या मज़ा आएगा? बिल्कुल मज़ा आएगा। येस, इट वुड बी फन टू प्ले क्रिकेट विथ न्यू रूल्स, क्योंकि कभी भी हम कोई नए चेंजेस करते हैं रूल्स में तो हमें बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी मैचेस खत्म हो जाएंगे। जैसे ही तीनों स्टंप्स गिरे पूरी की पूरी टीम क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो हमें बहुत मज़ा आएगा। पर ऐसा होता नहीं है, जो रूल्स एक बार बन गए वो बन गए, उनको चेंज नहीं किया जाता। पर अगर हम कभी सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस रूल को हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी क्रिकेट खेलो, आप उन्हें बोलना कि मेरी मैम ने तो मुझे बोला था कि ऐसा कुछ करते हैं कि रूल्स चेंज कर देते हैं, तीनों स्टंप्स अगर गिरा दिए मैंने तुम्हारी टीम के तो पूरी टीम क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो बहुत मज़ा आएगा अगर हम ऐसा कोई रूल चेंज कर दें। The worksheet of chapter 10 which is Hututu. So here kids, हमने already chapter 9 तक worksheet complete कर ली है। Now this is the turn of chapter 10 जिसमें हम उसकी worksheet को discuss करने वाले हैं। So इसमें हम पहली exercise discuss करेंगे filling the blanks। क्या discuss करने वाले हैं? discuss करने वाले हैं filling the blanks। Kids, फिलिंग द ब्लैंक्स तो हम डिस्कस करेंगे, बट हम ये क्यों डिस्कस करते हैं, वर्कशीट हम क्यों करते हैं, जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। ओके, सो हम इसलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ओके, सो आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स को पॉज करिए एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड देन मैच योर आंसर्स विथ माय आंसर्स। ओके, सो हियर यू कैन पॉज इट एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। Okay, so let's read very first filling the blanks, which is in Hututu one has to hold dash while playing. हमें Hututu यानी कि game is like called कबड्डी। So कबड्डी में हमें क्या करना पड़ता है, one has to hold another, one has to hold the other while playing। हमें एक दूसरे को कैच करना पड़ता है to play the game कबड्डी। Okay, so one has to hold other, so answer is other, O-T-H-E-R, other is get fill up in this blank. Next, कबड्डी is also known as, कबड्डी किस और नेम से जाना जाता है, so that is the name of your chapter, that is Hututu। तो कबड्डी जो गेम है वो इसी नेम से जाना जाता है, that is Hututu। Okay, so here we write, okay, so Hututu। Next, boys, both boys and girls dash all the games. So both boys, her boy, her girl, both the boys, both the girls can play all the games, can play. So both of them can play. So here come play. So both boys and girls play all the games. सारे ही games खेल सकते हैं, सारे लड़के तो सारी लड़कियां भी खेल सकती हैं हर एक गेम। So all the girls can play all the games. Okay? A dash teaches the rules and how to play a game. So कौन है जो गेम के रूल्स हमको बताता है? Who is the one जो हमें बताता है कि कैसे हमें गेम्स खेलना है और किस तरह के रूल्स हमें फॉलो करने हैं while playing the game. Okay, so who is the one? Coach और द गाइड भी कह सकते हैं हम। कोच और द गाइड टीचर्स द रूल हाउ टू प्ले द गेम। ठीक है, एवरी गेम इज प्लेड विथ, हर एक गेम को खेलने के क्या होते हैं, हर एक गेम को खेलने के लिए रूल्स होते हैं। राइट, हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही हैं टू प्ले दैट गेम, नहीं तो वो गेम कैसे हुआ अगर उसमें कोई रूल्स ही नहीं है। सो एवरी गेम इज प्लेड with our rules. Every game is played with rules. Every game is played with rules. Okay, clear to you? So this exercise is clear to you? Very clear? Okay, now move to the next exercise.
Next is T for true and F for false. Okay, so what you have to do in this, you have to read a statement. The statement is given here, and if you feel the statement is correct, so you have to write T for true, and if you feel the statement is wrong, so you have to write F for false. Clear? So pause here and try to do it by yourself, then we will discuss it. Okay, so first statement is, when 6 girls surrounded Shyamala, sun caught her, everyone thought that she was out. So जब सबने श्यामला को कॉट पकड़ लिया था, सबने क्या सोचा था कि वो आउट है. So yes, सबने यही सोचा था ना, right, कि वो आउट हो चुकी है. So this statement is true. So we will write T for true. Next, Shyamala dragged herself but couldn't manage to touch the counter line. So श्यामला ने बहुत ट्राई किया बट वो दैट सेंटर पे जो लाइन होती है वो टच नहीं कर पाई. इज दिस अ ट्रू सेंटेंस? नो, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. शी इज एबल टू टच दैट लाइन. उसने तो टच कर ली थी. सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. वी विल राइट एफ फॉर फॉल्स. नेक्स्ट, Karnam Maleshwari is a kabaddi player. So this is a true sentence or a false sentence. Right है कि wrong है? So ये right sentence है. We will write T for true. Next, हीरा the youngest sister become a guide. जो हीरा थी, 3 sisters में से जो हीरा थी वो क्या बन गई थी? वो बन गई थी guide. So is this the sentence is wrong or right? Yes, this sentence is right. So we will write T for true. Okay. Next, कबड्डी इज अ रफ गेम, सो इट हैज नो रूल्स. कबड्डी एक रफ गेम होता है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, पूरे टाइम पुलिंग, पुशिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, यही सब है उस गेम में. सो उसमें गेम में कोई रूल नहीं होते. इज दिस अ राइट सेंटेंस? कोई रूल नहीं है कबड्डी में. सो yes, it's a wrong sentence. There is so many rules in the game of kabaddi. Kabaddi में भी काफी सारे rules हैं. So this sentence is wrong. We will write F for false. Okay. So here we are done with the exercise. Now move to the next exercise. Next exercise is answer the following questions. So यहाँ पे हम कुछ question answers given हैं जो हम discuss करेंगे. Okay. So very first question is, what objection did Rosie make when Shyamala reaches her court? जब उसने अपने कोर्ट में पहुंच गई थी तो उसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया? रोजी ने, जो दूसरी टीम में थी, उसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, आई एम नॉट आउट, मैं आउट नहीं हूँ, श्यामला आउट है. ये इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन उठाया, क्या पॉइंट रखा उसने? सो उसने क्या बोला कि शी लॉस्ट हर ब्रेथ. हमने कबड्डी के रूल्स में बोला है कि आप अपनी ब्रेथ यानी सांस नहीं ले सकते. यू हैव टू continuously speaking तू continuation में बोलना है. you cannot take breath. Okay, so she make an objection that Rosie make an objection is that Shyamala lost her breath. So this is the objection she made to say that I am not out, Shyamala is out. Okay, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कबड्डी प्लेड? कैसे कबड्डी खेला जाता है? सो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कबड्डी खेलते हुए या कबड्डी खेला हो, सो यू कम टू नो दैट कैसे कबड्डी खेला जाता है. सो द कबड्डी इज अ गेम ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. इट्स अ गेम ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. इस तरह का गेम क्या है? इस तरह के गेम से खेला जाता है. इन तरह की चीजें होती है इस गेम में, विच इज कॉल्ड कबड्डी. ओके, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज What inspired the 3 sisters to play कबड्डी? क्या ऐसी चीज थी जो 3 sisters को इंस्पायर करी? कौन सी 3 sisters? जो 3 sisters की हमने स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर में, वो 3 sisters को क्या चीज से इंस्पायर करी कि वो तीनों sisters कबड्डी खेलने का उनने सोचा? क्योंकि उनकी फैमिली में क्या हो गया था, उनके फादर की डेथ हो गई थी. देन आफ्टरवर्ड्स दे ऑल डिसाइडेड टू प्ले कबड्डी. बट क्या उन्हें इंस्पायर किया था? दैट both the maternal uncle of the sister plays कबड्डी. दोनों के maternal uncle यानी जो मम्मा के brothers, so वो क्या कहते थे, यानी like your मामा जिसे हम कहते हैं, तो they play कबड्डी. So both the maternal uncle of the sister
plays कबड्डी, इसलिए वो चीज़ उनको इंस्पायर करी. ओके, बोथ दी मैटरनल अंकल्स, दो उनके मामा हैं, दो मैटरनल अंकल्स हैं और दोनों ही कबड्डी खेलते हैं. दैट इंस्पायर्ड देम मोस्ट. ओके, नेक्स्ट, वेयर डू ज्वाला, लीला एंड हीरा लिव, कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे इन मुंबई. वेयर दे लिव इन मुंबई. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय कर्णा मलेश्वरी, ने कितने मेडल्स जीते थे? तो कितने? 29 मेडल्स उनने जीते थे. हाउ मेनी मेडल्स? 29 मेडल्स ऐसे थे जो उनने कबड्डी खेलते खेलते इन दैट स्पोर्ट शी वॉन 29 मेडल्स. ओके, कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू कर्णा मलेश्वरीज 4 सिस्टर डू, उनकी जो बाकी की 4 सिस्टर्स यानी 4 सिस्टर्स थी, वो लोग क्या करती थी? उनने क्या किया था? ओके, वेरी सॉरी, कर्णा मलेश्वरी क्या करती थी? शी इज अ वेट लिफ्टर. ओके, शी इज अ वेट लिफ्टर, नॉट शी इज प्लेइंग कबड्डी, शी इज अ वेट लिफ्टर. ओके, शी इज नॉट अ कबड्डी प्लेयर. नेक्स्ट, सो उनकी 4 सिस्टर भी क्या करती थी? हर 4 सिस्टर वो ऑल्सो प्रैक्टिसिंग वेट लिफ्टिंग. उनकी 4 सिस्टर्स भी उन्हीं की तरह वेट लिफ्टिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था. सो ऑल द सिस्टर्स स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट. ओके, ओके, now move to the next question. Now what you have to do, write your note on your favorite game. So whatever and whichever your game is your favorite, you have to write something about that game. Maybe it's a hockey, और कौन से गेम्स होते हैं? क्रिकेट. क्रिकेट इज फेवरेट ऑफ सो मेनी बॉयज, राइट? नेक्स्ट, बैडमिंटन. द गर्ल्स प्ले व्हाट? बैडमिंटन. टेबल टेनिस. सो इनमें से कोई भी गेम आपका फेवरेट है या फिर कबड्डी, जो भी गेम आपका फेवरेट हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. सो ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं पता कि कौन सा गेम आपका फेवरेट है, तो जो भी गेम आपका फेवरेट होगा उसके बारे में आपको कुछ लाइंस, मे बी आई गिव यू 5 सेंटेंस आपको लिखने. जो भी गेम आपको पसंद है उसके कितने सेंटेंस लिख के बताओगे मुझे? 5 सेंटेंस आप लिखो. ओके, ओके. नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज राइटिंग इज फन. नाउ देयर इज फन एक्टिविटी. फन एक्टिविटी में आपको क्या करना है? कलेक्ट एंड पेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ अ ग्रुप प्ले एंड नेम देम. सो आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है ग्रुप प्ले की, जो गेम हम ग्रुप में खेलते हैं, टीम्स में खेलते हैं, उनकी पिक्चर. लाइक दिस, हमने 2 पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, लाइक दिस 1 and 2. So women's kabaddi team also won a gold medal at the 13th South Asian Games 2019. ये हमारी कौन है? वुमेन कबड्डी टीम है. कौन सी टीम है? वुमेन कबड्डी टीम, जिसने गोल्ड मेडल जीता था. कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल इन द 13th South Asian Games 2019. 13th साउथ एशियन गेम जो था उसमें कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल. कब? कौन से ईयर में? 2019 में. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ दोस टाइम. नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ अ कबड्डी ग्राउंड विद द प्लेयर्स प्लेइंग एंड कलर इट. सो जैसे एग्जांपल में मैंने पिक्चर दी है, यहाँ पे क्या है? कबड्डी ग्राउंड है और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो गेम खेल रहे हैं. ऐसी सी कोई पिक्चर आपको सिंपल सी ड्रॉ कर सकते हो आप, और से कलरिंग भी करनी है, राइट? दिस इज अ फन एक्टिविटी फॉर यू. Okay, so this is it. We completed the worksheet of chapter 10 also. Now I will cover all those chapters which are remain in your course for the worksheet. Till then, watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.